अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप मैनेजमेंट। हमारा सब्जेक्ट 7 सेमेस्टर का जो बीएसएन में है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका हम 15 यूनिट की बात करते हैं। तो उसमें आ जाता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेटिंग किस तरीके से हम करते हैं, ओवरऑल उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सारे ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करेंगे अपने इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है, अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एचएमएस इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यूज्ड फॉर मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस एंड क्लिनिकल ऑपरेशंस ऑफ द हॉस्पिटल्स। जो भी वहाँ का जो भी डेटा होती है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है। मैनेजमेंट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी पेशेंट्स एडमिनिस्ट्र हुए हैं, फाइनेंस कितनी होनी चाहिए, क्लिनिकल जो ऑपरेशनल सेटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, ओवरऑल इनको मैनेज करना या फिर इसको कंप्यूटराइज करके रखना। तो ये सारा काम क्या होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आ जाता है कि ओवरऑल कंप्यूटराइज सिस्टम हो और उसके थ्रू क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस एंड क्लिनिकल ऑपरेशनल ऑफ हॉस्पिटल, ओवरऑल जो भी काम होते हैं हॉस्पिटल को उसको सेटअप करके रखना, उनको डेटाबेस पे रखना। और उसके अलावा इट हेल्प टू हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजिंग इम्प्रूव इफेक्टिव एक्यूरेसी कम्युनिकेशन एंड पेशेंट केयर। क्योंकि वो सारी डेटा अगर हमारे पास होती है तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हम एक पेशेंट की इफ़ेक्टिव केयर कर सकते हैं, एक इम्प्रूव कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइज एक्यूरेसी कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ हम एक्यूरेसी कम्युनिकेट कर सकते हैं और उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली हम अपनी जो भी हेल्थ केयर सेटिंग है उसमें जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी जो डेटा हमारे पास होती है हम उसको अगर सही से कंप्यूटराइज करते हैं ओवरऑल डॉक्यूमेंट को, तो हमें क्या है कि इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है कि हम उसकी डिजीज़ को इम्प्रूव जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्योंकि हमें डेटा मिलती है, डेटा के थ्रू हम जल्दी से किसी भी डिजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि एमआईएस में आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑर्गेनाइज सिस्टम दैट कलेक्ट प्रोसेस स्टोरेज एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्ट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल विद ऑर्गेनाइजेशन। अगर कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को तो उससे क्या होगा, हम कलेक्ट करते हैं एक पेशेंट की या ओवरऑल हॉस्पिटल की डेटा को। ठीक है, उससे हमें क्या है कि इम्प्रूव हम कर सकते हैं एक डिसीजन को, प्लानिंग को। उससे क्या है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एक सपोर्टिव प्लानिंग कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि हमें वो डेटा मिली हुई होती है। हॉस्पिटल की ओवरऑल बजट के बारे में हमें पता होता है, फाइनेंशियल जितनी भी कंडीशंस होती है पेशेंट की, ओवरऑल चीज़ों के बारे में पता होता है तो हम अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनका डिसीजन ले सकते हैं। अगर शॉर्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो कम जो एमआईएस है, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है कंप्यूटराइज बेस पे हम क्या करते हैं डेटा को मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, जब भी हमें काम होता है उस अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। फर्स्ट में इम्प्रूव करता है आपका डिसीजन, क्योंकि आपके पास उस चीज़ की डेटा होती है तो आपका डिसीजन इम्प्रूव होता है, फैसिलिटिंग प्लानिंग एंड
कंट्रोल, तो हमें क्या है फैसिलिटेट करता है कि हम किसी भी डिजीज़ को प्लान कर सकें और उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकें। और उसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हम पेशेंट के साथ अपने स्टाफ के साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा इंक्रीज़ ऑर्गेनाइज़ इफ़ेक्टिवली, हम एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको इफ़ेक्टिवली इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोर्टिव क्वालिटी केयर सर्विस, हम क्वालिटी केयर सर्विस को भी इम्प्रूव या फिर सपोर्टिव क्वालिटी केयर दे सकते हैं पेशेंट को। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 की डिफरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ इन हॉस्पिटल के कौन-कौन से जो जो आपकी डिफरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अलावा नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड क्लिनिकल इंफॉर्मेशंस, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशंस एंड फार्मेसी इंफॉर्मेशंस एंड रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशंस, फाइनेंस इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस होती है जिनमें क्या है कि सबसे पहले अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो इंटीग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड क्लिनिकल फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल। तो मैनेजमेंट सिस्टम में ओवरऑल आ जाता है कि आपकी जो भी है कि जितने पेशेंट एडमिनिस्ट्रेटेड हुए हैं या फिर फाइनेंशियल वो कितनी हॉस्पिटल स्टेबल है, क्लिनिकल फंक्शन कैसा है, ठीक है, वो हर क्लिनिकल फंक्शन देखते हैं हॉस्पिटल के ओवरऑल। और उसके अलावा नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या देखते हैं, सपोर्टिव नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशंस, केयर प्लानिंग एंड पेशेंट मैनेजमेंट। और हम उसको सपोर्टिव नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि क्या क्या इसने डॉक्यूमेंटेट किया है, उस हिसाब से हम केयर प्लान करते हैं और पेशेंट को मैनेज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट हेल्थ रिकॉर्ड में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स, हम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में हम उसका मेडिकल रिकॉर्ड रखते हैं। और उसके अलावा क्लिनिकल इंफॉर्मेशन में सपोर्टिव क्लिनिकल केयर एंड एक्टिवली पेशेंट ट्रीटमेंट, हम क्लिनिकल सपोर्ट करते हैं और एक्टिवली पेशेंट की केयर करते हैं, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा लेबोरेटरी में आ जाता है कि आप जो भी टेस्ट करते हो उसका रिपोर्ट्स होते हैं वो आ जाता है आपकी लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। फार्मेसी में आप जो भी मेडिसिन्स क्लिनिकल में यूज़ कर रहे हो वो सारी मेडिकल की जो मेडिसिन्स है वो आ जाती है आपकी फार्मेसी में, ठीक है। और रेडियो इंफॉर्मेशंस में, रेडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में ये आता है कि रेडियोलॉजिकल जो शेड्यूल होता है इमेजेस एंड रिपोर्ट्स, जिसमें एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, ये सारी चीज़ें रेडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आ जाती है। फाइनेंस में आ जाता है कि बिल्डिंग्स, अकाउंटिंग्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, हमें क्या है कि मैनेज करना चाहिए कि कितने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन-कौन सी है, उन सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना होता है कि कितनी बचत आ रही है हॉस्पिटल को, कितनी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये क्या है कि ये हमारे पास कुछ ऐसे थे जो हम ओवरऑल क्या है कि हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्स्टिकल्स विथ नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन-कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। टेक्निकल ऑब्स्टिकल आ सकते हैं कि उसको सही से कोई टेक्निक ना आए, ठीक है, वो भी एक ऑब्स्टिकल होता है, ठीक है। टेक्निकल ऑब्स्टिकल में हमारे पास सिस्टम फेलियर हो जाए, ठीक है, वो भी एक ऑब्स्टिकल होता है नर्स के लिए। और पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, जिसकी वजह से एक नर्स अच्छे तरीके से उस डेटा को सेव नहीं कर पाती है। हार्डवेयर प्रॉब्लम हो जाए या फिर ह्यूमन फैक्टर्स में हम देखते हैं लैक ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, अगर किसी नर्स को नहीं आता है कंप्यूटर स्किल्स, उसके पास नहीं है तो वो डेटा मैनेज नहीं करती। और उसके अलावा रेजिस्टेंस टू चेंज, और वो रेजिस्टेंस उसमें हो जाए कि उस चीज़ को चेंज ना कर सके। और एडुकेट ट्रेनिंग, और उसके अलावा अनएडुकेटेड हो उस ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारी क्या है कि आ जाती है जो
ह्यूमन फैक्टर से ये सारे ऑब्स्टिकल्स बन सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स में आ जाता है इनसफिशिएंसी रिसोर्सेज, के आपके पास कंप्यूटर ही ना हो तो आप किस तरीके से डेटा को मैनेज करेंगे। और उसके अलावा लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, की कोई भी मैनेजमेंट सपोर्ट ना हो तो भी आप इंफॉर्मेशन मैनेज नहीं कर सकते। उसके अलावा हाई इम्प्लीमेंटेशंस कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की कॉस्ट हो। अगर आप उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट हो तो भी आप उस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारे क्या है कि ऑब्स्टिकल्स है जो हॉस्पिटल सेटिंग में नर्सिस को फेस करने होते हैं, चाहे वो टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स हो, ह्यूमन फैक्टर ऑब्स्टिकल हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्स्टिकल हो या फिर डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जिसमें इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशंस, डेटा एंट्री एरर्स एंड प्राइवेसी कंसेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी डेटा एंट्री में। ठीक है कि आप अगर किसी भी पेशेंट की डेटा अगर सेव कर रहे हो तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स आपको रिजॉल्व करने होते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑब्स्टिकल्स होता है तो आप उस डेटा को एक्यूरेटली नहीं सेव कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन द एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ नर्स मैनेजर की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है प्रमोट द यूज ऑफ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। जितनी भी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है उसको प्रोमोट करें एंड ट्रेन नर्स स्टाफ जो है उनको ट्रेन करें उस चीज़ के बारे में। मॉनिटर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, जो मॉनिटर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें, इम्प्लीमेंटेट करें और इंश्योर एक्यूरेसी डॉक्यूमेंट, और इंश्योर करें कि ये सारे एक्यूरेसी डॉक्यूमेंट हैं जो भी वो कर रहा है वो एक्यूरेट है। उसके अलावा इंकरेज एविडेंस बेस पे प्रैक्टिस, और इनकरेज करे एविडेंस बेस जिस पे एविडेंस हो। ठीक है, उस एक रिसर्च बेस एविडेंस बेस पे प्रैक्टिस करें। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा पार्टिसिपेट सिस्टम सिलेक्टिवली इवोलेट, और पार्टिसिपेट करे सिस्टम को सिलेक्टिवली इवोलेट करे, बढ़ाए। और उसके अलावा क्या है, इंश्योर पेशेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरली, और पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योरली इंफॉर्मेशन को इंश्योर करके रखे। और उसके अलावा सपोर्टिव क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इरिटेटिव एंड, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक नर्स मैनेजर की। ठीक है, ताकि एक अच्छी से अच्छी आपकी मैनेजमेंट हो सके। इसके बेनिफिट यही होते हैं कि इम्प्रूव पेशेंट केयर, हम इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट की केयर को, बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं पेशेंट के साथ, स्टाफ के साथ। उसके अलावा इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी, और उसके अलावा इन्हेंस स्टाफ प्रोडक्टिविटी, और जो स्टाफ की प्रोडक्टिविटी है उसको भी इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है नर्सिंग रोल ऑफ नर्सिंग मैनेजर में। ठीक है, कि एक मैनेजर का क्या रोल होता है। उसके बाद करते हैं बात 5 जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें आ जाता है एथिकल कंसिडरेशंस इन द नर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें आ जाता है कि एथिकल कौन से कंसिडरेशंस होते हैं नर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में। कॉन्फिडेंटली, जिसमें आ जाता है कि आप पेशेंट की जो भी प्राइवेसी है उसको, उसकी डेटा को एक आप प्रोटोकॉल से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट पेशेंट इंफॉर्मेशंस अनअथॉराइज एक्सेस, आप किसी को भी अथॉराइज नहीं होता है, और किसी को भी यह अथॉरिटी नहीं होती है कि किसी पेशेंट की इंफॉर्मेशन को वो देखे। ठीक है, उसको प्राइवेट करना। और उसके अलावा प्राइवेसी में आ जाता है रिस्पेक्ट पेशेंट्स राइट्स एंड रिगार्डिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेशेंट का राइट होता है वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताना चाहता है तो आप उसको एक रिस्पेक्ट करते हैं उसके राइट की। और उसके अलावा सिक्योरिटी इंश्योर सेफ्टी स्टोरेज एंड ट्रांसमिशंस ऑफ द डेटा, आप सिक्योरली आप उसको इंश्योर करते हैं कि सेफ्टी हो उस पेशेंट की, और उसके अलावा उसको सेफली स्टोर
स्टोरेज करते हैं उस डेटा को, और ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, एक मतलब जो आप डेटा ले रहे हो वो इंश्योर हो कि वो सेफ है, वो सिक्योर है आपके साथ। उसके अलावा एक्यूरेट, मेंटेन करेक्ट एंड कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड, ओवरऑल पेशेंट का जो करेक्ट और कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें। और उसके अलावा अकाउंटेबिलिटीज, जिसमें आ जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, के एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको प्रॉपरली यूज करें। और इन्फॉर्म कंसर्न, जिसमें आ जाता है कि पेशेंट की आपको राय लेनी होती है, उसका एक डिसीजन आपको लेना होता है कि पेशेंट शुड बी अंडरस्टैंड हाउ देयर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड, कि उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ यूज हो रही है, तो उसके साथ हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है, पेशेंट से पूछ के वो काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस इन द नर्स। तो इसमें आ जाता है नर्सिंग इंफॉर्मेशन में इंटीग्रेटिंग एंड द नर्सिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड द इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजिंग एंड कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेट द नर्स इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, के जो आपका नर्सिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो नर्सिंग साइंस है, नर्सिंग कंप्यूटर साइंस है, उसको और इंफॉर्मेशन साइंस को मैनेज करे और कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेट द नर्स इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और उसके साथ कम्युनिकेट करके नर्स को एक इफेक्टिवली उस चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं तो इम्प्रूव द पेशेंट केयर, ये क्या करता है कि पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करता है। सपोर्टिव क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, एक सपोर्टिव क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग हमें देता है। उसके अलावा इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है कम्युनिकेशन को, इम्प्रूव करता है डॉक्यूमेंटेशन को, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली उसमें हो और उसके अलावा वो मैनेज हो और उस नर्स को भी उस चीज़ के बारे में इफेक्टिवली पता हो, तो एक क्या करता है कि वो इम्प्रूव करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन को, प्रमोट करता है एविडेंस बेस जो प्रैक्टिस है उसको। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस, जिसमें फर्दरनर्स प्रोफेशंस की कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस होती है नर्स प्रोफेशन में, उसमें आ जाता है इम्प्रूव इक्वलिटी ऑफ केयर, के हमें इक्वलिटी केयर करनी चाहिए। बेटर पेशेंट आउटकम, के एक पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट अच्छी हो, उसका आउटकम बेटर निकले। उसके अलावा एनहेंस क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग हमें अच्छी करनी चाहिए एक पेशेंट की लाइफ के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा इंक्रीज इफेक्टेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, और ग्रेटर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी ग्रेटर होनी चाहिए। और हमारे पास इम्प्रूव्ड सर्च रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, कि हम अपनी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नर्स इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेटिव इन द नर्स में, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव 7 की, जिसमें आ जाता है कंट्रीब्यूशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्स। तो इसमें आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है या फिर इफेक्टिव केयर कर सकते हैं। इम्प्रूविंग इफेक्टेंसी, जिसमें आ जाता है रिड्यूस प्रॉपर पेपर वर्क को हम रिड्यूस करें, सेव टाइम, ताकि हम टाइम को एक सेव कर सके और वो पेशेंट को दे सके। उसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिकेशन, फैसिलिटिंग क्विक एक्सेस टू पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, हमें एक फैसिलेट करना चाहिए कि जल्दी से पेशेंट का कोई इंफॉर्मेशन हो पेशेंट के बारे में, और इम्प्रूव हमारी हो कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ। और उसके अलावा स्ट्रेन वर्क फ्लो कम हो। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस, जिसमें आ जाता है इनहेंस पेशेंट सेफ्टी, हम पेशेंट की सेफ्टी को इनहेंस करते हैं, रिड्यूस मेडिकल एरर्स को कम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस एक्यूरेसी, के जितनी भी डॉक्यूमेंटेट बनाए हैं पेशेंट की इंफॉर्मेशन ली है वो करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। और उसके अलावा सपोर्टिव डिसीजन
बेस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके अलावा इम्प्रूव द पेशेंट्स आउटकम को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आ जाती है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इफेक्टिवनेस। जो नर्सिंग होते हैं उनका ये सारा काम होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाता है कि कौन सी टेक्निक्स इन द नर्स यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जिसमें एमआरआई एक्सरे जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक जो हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं कि कंप्यूटर बेस पे उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेड बना के रखा है, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर्स एंट्रिंग्स, और फिजिशियन जो भी ऑर्डर्स देते हैं उसकी एंट्रिंग करना। और उसके अलावा हमें क्या है कि टेली हेल्थ सिस्टम एक होना चाहिए, और उसके अलावा मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशंस। ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक इफ़ेक्टिव केयर देती है इंडिविजुअल को, पेशेंट को भी। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, इम्प्रूव करती है पेशेंट की हेल्थ को। उसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आ जाता है कि इम्प्रूव पेशेंट केयर, के हम किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की केयर। और उसके अलावा फास्टर इंफॉर्मेशन, की जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको एक जल्दी से, ठीक है, टाइम को सेव करके हम उसको किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को सेव कर रहे हैं। बेटर कम्युनिकेशन अमंग द डिपार्टमेंट, हम अपने जो भी वहाँ के नर्सिंग के डिपार्टमेंट या फिर ओवरऑल जो भी डिपार्टमेंट है उनके साथ एक अच्छी बेटर कम्युनिकेशन करें। तो ये सारे एविडेंस एडवांटेजेस होते हैं। उसके अलावा रिड्यूस एरर, और उसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एनहेंसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इम्प्रूव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। ये सारी चीज़ें आ जाती है जब आप इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ, और अपने पेशेंट की इम्प्रूव कर सकते हो हेल्थ को। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।